चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन, सामान्य ज्ञान, वार्षिकांक जो वार्षिक सर्वेक्षण है, त्रैमासिक, करंट अफेयर्स त्रैमासिक, लक्ष्य 2.0 है, सॉरी लक्ष्य 2 है, ठीक है, 2025। इसमें जितने भी सारे आगामी परीक्षाएं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, बड़े बड़े एग्जामों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है EDUSAR 8757, उस पर जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं, क्या है, हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए आगे भी दिया होगा, देखते हैं आगे। राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंडेक्स देख लेते हैं, क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। परिसीमन और दक्षिण राज्य की चिंताएं, ओलंपिक सिटी, क्या है, ओलंपिक सिटियाँ। मणिपुर संघर्ष, ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भू अभिलेख और डिजिटलीकरण। परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। 76वां गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रलय मिसाइल संचयन निगरानी प्रणाली। एक राष्ट्र एक समय पहल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। नो डिटेंशन नीति। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। अबे बधावन बंदरगाह। जनगणना 2025 एक व्यापक नागरिक पंजीकरण के रूप में। देश का पहला जेन बीटा बच्चा। अब भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। भारत में जनगणना और उससे संबंधित मुद्दे, टिप्पणियाँ, ठीक है। चलिए ये था इंडेक्स, हम लोग इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है परिसीमन और दक्षिण राज्यों की चिंताओं के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिण राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा तथा सीटों में वृद्धि होने पर उन्हें उचित हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। अब परिसीमन क्या है, परिसीमन का तात्पर्य लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया से है। यह परिसीमन प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित परिसीमन आयोग द्वारा संचालित की जाती है। अब परिसीमन आयोग के बारे में जानते हैं। परिसीमन आयोग के बारे में, यह एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं तथा किसी भी न्यायालय में समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनमें से एक को केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा मुख्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं। अब इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। परिसीमन के असंवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 82 क्या है, अनुच्छेद 82 के बारे में जानते हैं। इसमें प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों को पुनः समायोजन तथा प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 170 इसमें विधानसभाओं की संरचनाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके माध्यम से लोकसभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को वर्ष 2000 की अवधि तक 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया गया है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, पुनः समायोजन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2026 तक आगामी 25 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया है।
87वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंतर्गत सीटों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई है। आगामी परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्यों की चिंता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रतिनिधित्व खोने का भय। क्या है? प्रतिनिधित्व खोने का भय। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की कम जनसंख्या के कारण दक्षिण राज्यों में लोकसभा की सीटें कम हो सकती है। उदाहरण के लिए केरल में सीटों की संख्या 0% की वृद्धि, तमिलनाडु में केवल 26% की वृद्धि, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए सीटों की संख्या 79% वृद्धि होगी। अब संघवाद के लिए खतरा। परिसीमन से दक्षिण राज्यों पर राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर के लिए अधिक सीटों का मतलब प्रतिनिधि उच्च केंद्रीय आवंटन हो सकता है। अब उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्यों का कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन पर ऐसी नीतियों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल सकता है जिन्हें अनुसूचित मानते हैं। अब सुशासन को उत्साहित करना। दक्षिण राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के कारण परिसीमन में सीटें कम हो सकती हैं, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को अनुसूचित लाभ होगा और सुशासन को उत्साहित किया जा सकता है। उत्तर दक्षिण विभाजन। राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन की भावना अधिक स्वायत्तता या विशेष दर्जे की मांग को बढ़ावा दे सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उत्तर दक्षिण विभाजन गहरा हो सकता है। अब संसाधनों का अति असमान आवंटन। उत्तरी राज्यों को अधिक संसदीय प्रभावों के कारण अधिक केंद्रीय निधि और कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त हो सकती है, जबकि दक्षिण राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कम संसाधनों का जोखिम उठाना पड़ सकता है। वित्त आयोग एफसी राज्यों को धन आवंटित करने के लिए जनसंख्या को एक मानदंड के रूप में उपयोग करता है, जो दक्षिण राज्यों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओलंपिक सिटी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी प्रदान की है, जिसके नोएडा में ओलंपिक स्पोर्ट पार्क और ओलंपिक सिटी का विकास शामिल है। यह परियोजना 52.4 हेक्टेयर में फैली है होगी। अब मुख्य बिंदु। इस योजना के तहत नोएडा और उसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत ईडा क्षेत्र में ओलंपिक स्पोर्ट पार्क विकसित किया जाएगा। यह स्पोर्ट पार्क सेक्टर 22F और सेक्टर 23B में बनाया जाएगा। ओलंपिक स्पोर्ट पार्क के पास ओलंपिक विलेज की बसाया जाएगा, जिससे 5000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK विकल्प होंगे। अब इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के दौरान खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्य अतिथियों के ठहरने के लिए किया जाएगा। अब इस ओलंपिक विलेज में विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब मणिपुर संघर्ष। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के 21 महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है। अब राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लाया गया है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। यह कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकता है।
अब राष्ट्रपति शासन को राज आपातकाल व संवैधानिक आपात के नाम से भी जाना जाता है। अब मुख्य बिंदु, मई 2023 में गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइबल एसटी का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके माध्यम से इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ, गैलरी और घाटी जिसमें मणिपुर का लाभ 10% भूभाग शामिल है उसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करती है और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों को से 40 प्रदान करती है। अब राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं, जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियाँ जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति यानी नागा ट्रिब्यूल्स और कोई भी कुकी जनजाति यानी कुकी ट्रिब्यूल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य ईसाई है। मैतेई समुदाय जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति में रहता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। अब कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। अब ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास एनएसडीसी ने 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय कौशल विकास प्रदान करना है। अब है मुख्य बिंदु, उसके एनएसडी के बारे में मुख्य बिंदु। यह अकादमी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है जिससे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अकादमी भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC का प्रमुख पहल है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करके भारत के कार्यबल के कायाकल्प के लिए समर्पित है। यह संस्थान विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, कौशल और विमान सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। अब इसका उद्देश्य फिर से देख लेते हैं। भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के बीच अंतर का बांटना है। अब उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करना, जिससे जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों की कौशल मांगों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करना है। अब नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अब डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। वर्ष 2024 तक 58.5% ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने के साथ भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। यह उपलब्धि 2008 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखों आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल तथा आधुनिक बनाना है, ताकि इसकी पहुंच में सुधार होने के साथ इससे
संबंधित विवादों में कमी आ सके। अब डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय भू अभिलेखों आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP ने को वह 2016 में पुनः आरंभ किया गया और इसका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। अब विदित हो कि NLRMP एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिससे वह 2008 में देश में भूमि अभिलेख प्रणाली का आधुनिकीकरण करने तथा स्वामित्व गारंटी के साथ निर्णय भूमि स्वामित्व प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब नोट है, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र यानी स्वामित्व योजना यानी आवासीय क्षेत्रों से संबंधित भू अभिलेख तैयार करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का समाधान करना, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण लेने में मदद करना तथा ग्राम पंचायतों को विकास योजना बनाने तथा संपत्ति पर एकत्र करने में सहायता करना है। अब भूमि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का 45% से अधिक कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जिसके लिए एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। वह 2008 में सरकार ने NLRMP शुरू किया है, जिसका नाम वर्ष 2016 में DILRMP रखा गया है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया है। इसमें TB सोमनाथ और मनोज गोबिल को शामिल किया गया है। अब इन दोनों ने क्रमशः मंत्रिमंडल सचिव और व्यय सचिव के रूप में पदभार संभाला है। विदित हो कि इस पुनर्गठन परमाणु ऊर्जा आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग को सचिव अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। इस आयोग में अन्य शामिल जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। अब विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, TB सोमनाथन और मनोज गोबिल है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के बारे में। यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है। यह परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास, उत्पादन और उपयोग से संबंधित कार्यों का देखरेख करता है। यह आयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। अब 76वां गणतंत्र दिवस। भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के साथ मनाया, जिसमें सैन्य शक्ति, विकास और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला गया है। इस आयोग के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। भारत के गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिससे भारत एक गणराज्य बना जो इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्धि विरासत को दर्शाता है। अब 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी के मुख्य आकर्षण। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, यानी पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल को रेखांकित किया गया है। शक्ति और सुरक्षित भारत थीम पर आधारित इस झांकी में थल, जल और वायु में तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाया है। इस झांकी में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे अर्जुन मेन बैटल टैंक, तेजस MK-2 लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, INS विशाखापट्टनम विध्वंसक को प्रदर्शित किया गया है।
अब है DRDO की झांकी। रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा थीम पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी में सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल, मीडियम पावर रडार, अरुधरा ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, एडवांस लाइट टारपीडो, धर्म शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और स्वदेशी मानव रहित वायवीय प्रणाली जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देशज रूप में विकसित रक्षा प्रौद्योगिकी पर भारत को फोकस को उजागर करता है। ठीक है, अब राज्यों की झांकियों के बारे में जान लेते हैं। राज्यों की झांकी। राज्य संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र यानी विषय क्षेत्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक्टिव एटिकोपा बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी की खिलौने। बिहार जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें क्षेत्र की समृद्धि और विरासत का वो दर्शाया गया है। चंडीगढ़ में विरासत, नवाचार और स्थिरता का सामंजस्य मिश्रण फिल्म निर्माण में शहर की भूमिका को दर्शाया गया है। दादर और नगर दमन और दीव कुकरी मेमोरियल के साथ दमन एवियरी बर्ड पार्क भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों को श्रद्धांजलि। दिल्ली गुणवत्ता का शिक्षा। गोवा की सांस्कृतिक विरासत। अब स्थानीय विरासत के साथ पर्यटक को जोड़ते हुए दिविजा उत्सव और कीवी कला रूपों का प्रदर्शन किया गया है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से प्रसिद्ध गोवा अपनी सुंदरता, संस्कृति, समुद्र तटों और आतिथ्य को लिए प्रसिद्ध है। अब गुजरात स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। वडनगर से 12वीं शताब्दी के कीर्ति तोरण, मेहराब और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली यूनिट का प्रदर्शन किया गया है। अब हरियाणा भगवत गीता और कृष्णा के उपदेशों का प्रदर्शन किया गया है। अब कर्नाटक लकुंडी पत्थर शिल्प का उद्गम स्थल है। कर्नाटक के गड़गर जिले में स्थित लकुंडी एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां सोमेश्वर और जैन बसदी जैसे प्राचीन मंदिर है, जो चालुक्य वंश के समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यह राज्य सरकार द्वारा संरक्षित तथा इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश का गौरव कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीता का स्थल है। अब पंजाब का जो झांकी था, पंजाब ज्ञान बौद्ध बुद्धि का भूमि है। त्रिपुरा में जो था शाश्वत श्रद्धा, यानी त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा था त्रिपुरा में। अब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास है। इसमें प्रयागराज में महाकुंभ और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी संगम के उत्सव को दर्शाया गया है। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को दर्शाया गया है। पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार और लोक प्रसार प्रकल्प बंगाल में जीवन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। अब 76वें क्या है, 76वें गणतंत्र दिवस की मुख्य विशेषताएं। पद्म पुरस्कार। 76वें गणतंत्र दिवस पर 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण तथा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री।
पद्मश्री शामिल है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वीरता पुरस्कार और रक्षा अलंकार। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के 39 कार्मिकों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसमें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बार 2 सेना पदक, नौसेना पदक और वायुसेना पदक शामिल है। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। अब है वीरता पुरस्कार के बारे में। युद्धकालीन पुरस्कार है वीरता पुरस्कार। ये पुरस्कार मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए दुश्मन के सामने बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है पुरस्कारों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल है। अब है शांतिकालीन पुरस्कार। ये पुरस्कार गैर युद्धकालीन स्थितियों में बहादुरी की मान्यता देते हैं और इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल है। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और नागरिकों को प्रदान किए जा सकते हैं। अब नोट, केरल के मन्नार समुदाय के आदिवासी राजा रमन राज मन्नार ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। यह पहला अवसर था जब किसी मन्नार राजा ने इसमें भाग लिया। मन्नार समुदाय में लगभग 3000 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से केरल के इडुक्की जिले में 46 बस्तियों में बटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित हुआ है। जबकि संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह दिन संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के उपलक्ष्य में चुना गया था। अब पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें कांग्रेस ने भारतीयों से इस दिवस को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। अब वर्ष 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण संप्रभुता की प्राप्ति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया है। अब गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जो देश के ब्रिटिश उपनिवेश से संप्रभुता गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है। झंडे को लपेटकर खंभे के शीर्ष पर लगा दिया जाता है और राष्ट्रपति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबंध के रूप में इसे फहराते हैं। अब इसके विपरीत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वज को बॉटम से टॉप की ओर फहराते हैं, जो औपनिवेशिक शासन के बाद एक नए राष्ट्र, स्वतंत्रता और देशभक्ति के उदय का प्रतीक है। यद्यपि ये कार्य समान है, फिर भी ये भिन्न ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक संदर्भों के परिचायक है। अब गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रलय मिसाइल एवं संचय निगरानी प्रणाली। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संचय का प्रदर्शन किया गया है। प्रलय मिसाइल के बारे में, यह पारंपरिक हमले के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर सतह से परत पर मार करने में सक्षम है। अब इसे नियंत्रण रेखा LOC एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात किया गया है। अब संचय प्रणाली के बारे में, इसे भारतीय सेना एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा
स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह प्रणाली स्थलीय हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से इनपुट को एकीकृत करती है और युद्ध के क्षेत्र की एक सामान्य निगरानी तस्वीर तैयार करती है। यह निगरानी प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर एवं एनालिस्टिक से लैस है, जो विशाल स्थलीय सीमाओं की निगरानी करने, घुसपैठ को रोकने और अत्यधिक सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करने में मदद करेगी। यह कमांडरों को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के ऑपरेशनों में काम करने में सक्षम बनाएगा। इसे मार्च 2025 से 3 चरणों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। एक राष्ट्र एक समय पहल। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग सरकार द्वारा तैयार विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निगम 2025 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाया तथा एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है। अब मुख्य बिंदु क्या है? इस सिद्धांत का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना, साथ ही एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को समझना है। CSIR NPL द्वारा स्थापित इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाद में अनिवार्य कानूनी रूप से प्राप्त समय मानक होगा, जो एक राष्ट्र एक समय को निर्दिष्ट करता है। जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, विदेशी समय संदर्भों जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS समय का उपयोग निर्दिष्ट होगा। अब विदित हो कि सभी सरकारी बैंक, वित्तीय शेयर धारकों, वित्तीय संस्थानों और डिजिटल परामर्शदाताओं को अपने समूह को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के समन्वय करना होगा। अब संरचना की निगरानी अवधि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी और संरचना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वैकल्पिक समय संदर्भों का उपयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ नौ वहन अनुप्रयोग, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा सकता है। ये निगम सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। अब भारतीय मानक समय के बारे में। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसे वर्तमान में यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम UTC कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना वर्ष 1906 में ब्रिटिश काल के 3 क्षेत्रीय टाइम जोन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास समय को स्थापित कर की गई थी। एक राष्ट्र एक समय के बारे में जानते हैं। एक राष्ट्र एक समय के उद्देश्य सभी सरकारी, औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक संस्थानों के लिए एक एकीकृत और सुव्यवस्थित समय निर्माण संरचना स्थापित करना है। भारत सरकार ने काल प्रसार में माइक्रो प्रोसेसर स्तरीय की सटीकता लाने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 5 विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की योजना बनाई है। भारत इस संदर्भ में GPS उपग्रहों अमेरिका द्वारा नियंत्रण पर निर्भर है, जिससे इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस निर्भरता के कारण ही दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने की भारत की क्षमता प्रभावित हुई थी। इस दृष्टि से आत्मनिर्भर प्रणाली की सहायता से भारत की निर्भरता कम होगी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब NPL भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन विथ इंडियन काउंसिलेशन ऑफ NAVIC के माध्यम से तुल्यकालिक
सटीक समय प्रदर्शन करने हेतु परमाणु घड़ियों के उपयोग पर आधारित होगा। NPL की उन्नत परमाणु घड़ियाँ, जिनमें लाखों वर्षों में केवल 1 सेकेंड का अंतराल परिशुद्ध स्तर आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए संदर्भ की भूमिका निभाएगी। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP और प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल PTP जैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल से सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा अपनाया जाएगा। अब 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन और पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उच्च परिशुद्ध के साथ संचालन करेगा। वित्तीय लेन देन अधिक धोखाधड़ी रोधी हो जाएगा और विनियामक अनुपालन अधिक सटीक होगा। डिजिटल उपकरणों और संचार नेटवर्क को तुल्यकालिक किया जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचों में मजबूती मिलने से यह वैश्विक तकनीक निवेश के लिए एक आकर्षण केंद्र बनेगा। एक राष्ट्र एक समय को लागू करने में चुनौतियां। दूरसंचार और इंडियन स्टैंडर्ड ISP द्वारा अपनाना। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP और दूरसंचार ऑपरेटर विदेशी समय स्रोतों पर निर्भर होता है। IST को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए तकनीक उन्नयन, नियामक प्रवर्तक एवं एक केंद्रीकृत निगरानी प्राधिकरण का आवश्यकता होती है। वैश्विक एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय बाजारों में लगे व्यवसायों को वैश्विक समय मानकों UTC, GMT आदि के साथ समन्वयन की आवश्यकता होती है। निर्बाध संक्रमण एवं दोहरे अनुपालन के लिए तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है। अवसंरचना विकास, अब सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों सहित पूरे देश में निर्बाध समन्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद नेटवर्क तथा प्रणालियों के साथ एकीकरण में तार्किक एवं तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब समय समन्वयन प्रणाली साइबर हमलों के लिए संभावित लक्ष्य है। सुरक्षित एन्क्रिप्शन और वैकल्पिक समय प्रसारण विधियां आवश्यक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जानते हैं। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी नेशनल टर्मेरिक बोर्ड NTB का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही अब हल्दी को मसाला बोर्ड से बाहर निकालकर हल्दी के लिए एक विशिष्ट बोर्ड बना दिया गया है। विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में इसका गठन की घोषणा की थी। ठीक है। अब हल्दी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जानते हैं। मुख्यालय जो है निजामाबाद तेलंगाना में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। क्रियान्वयन यानी प्रति वर्ष केंद्र सरकार द्वारा बजट में विशेष धनराशि का आवंटन, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की स्थिति में फसल बीमा सुनिश्चित करना है। यह हल्दी से संबंधित मामलों पर नेतृत्व प्रदान करेगा और यह हल्दी क्षेत्र के विकास व प्रगति के मसाला बोर्ड एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। इसका कार्य हल्दी के आवश्यक एवं चिकित्सकीय गुणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना है। अब यह नोट है, विदित हो कि तेलंगाना का निजामाबाद हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत में हल्दी की खेती और उत्पादन को अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र तेलंगाना राज्य में है। अब भारत की भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हल्दी राज्य बाईगांव हल्दी, बाईगांव टर्मरिक यानी महाराष्ट्र, सांगोली हल्दी, सांगोली टर्मरिक महाराष्ट्र, इरोड हल्दी,
इरोड टर्मरिक तमिलनाडु, कंदमाल हल्दी उड़ीसा, लारडोंग हल्दी मेघालय। हल्दी उत्पादन में भारत की स्थिति। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यातक बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका एवं मलेशिया है। वह 2023-24 में दौरान 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया है। अब भारत में हल्दी को 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है और यह देश 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। देश में उगाई जाने वाली अधिकतर किस्में स्थानीय क्षेत्रों के नाम से ही जानी जाती है। इसकी कुछ लोकप्रिय किस्में हैं दुग्गिरिला, तेकुरपेटा, सुगंधम, अमलापुरम, इरोड, अल्लेपई, मुडुप्पा और लाकाडोंग है। अब है लाकाडोंग हल्दी के बारे में। लाकाडोंग हल्दी अपनी उच्च कर्क्यूमिन सामग्री के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। इसका उच्च कर्क्यूमिन सामग्री और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण लाकाडोंग हल्दी न केवल चेहरे और त्वचा के लिए सबसे अच्छी हल्दी है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। मुख्य बिंदु। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। विदित हो कि प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी। वह 2023 में 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश इंदौर के आयोजित किया गया था। विदित हो कि वर्ष 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और उसके वैश्विक प्रवासियों के बीच मजबूत संबंधों का बढ़ावा देना है। नो डिटेक्शन नीति। नो डिटेक्शन नीति क्या है, जानते हैं उसके बारे में। क्या है नो डिटेंशन नीति? हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाली स्कूलों में कक्षा 5 से 8 के लिए नो डिटेंशन नीति का समाप्त कर दिया है, जिसे शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम के तहत वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। नो डिटेंशन नीति के बारे में जानते हैं। इस नीति के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को प्राथमिक विद्यालय पूरा करने तक अनुत्तीर्ण फेल नहीं किया जा सकता है और न ही स्कूल से निकाला जा सकता है। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य विद्यार्थियों को खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण पढ़ाई में पीछे रहने से रोकता था, क्योंकि इसे स्कूल छोड़ने में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता था। अब स्वचालित पदोन्नति की अनुमति देकर इस नीति का उद्देश्य विधि पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान अवसर सृजन करना और उन्हें शैक्षणिक चुनौतियों के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना था। अब विशेषज्ञों का तर्क है कि यह नीति स्कूल छोड़ने की घटनाओं को रोकने तथा स्कूल में बने रहने की दर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। नो डिटेंशन नीति के विरोध में तर्क। कई राज्यों ने इस नीति का विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे
छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए ठीक से तैयार नहीं होते और कक्षा 10 में उनकी असफलता दर बढ़ जाती है। अब वर्ष 2015 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान 28 से 23 राज्यों ने इस नीति को खत्म करने की सिफारिश की थी। अब इसके परिणाम स्वरूप संसद ने मार्च 2019 में आरटीई अधिनियम में संशोधन किया, जिससे राज्यों की कक्षा 5 से 8 में नियमित परीक्षा आयोजन करने में नो डिटेक्शन पॉलिसी को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की अनुमति मिल गई है। अब स्कूली शिक्षा राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की इस नीति के अनुरूप भी अपने राज्यों में इस नीति पर निर्णय लेना था। 16 राज्यों ने नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। इनमें असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। अब इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली ने भी इस नीति को समाप्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप में कक्षा 1 से 8 तक नो डिटेक्शन नीति अभी भी लागू है। अब नो डिटेक्शन नीति में हालिया परिवर्तन। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने कक्षा 5 से 8 विद्यार्थियों के लिए नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल माना जाएगा तथा जो छात्र वर्ष के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें अनुत्तीर्ण मान लिया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। अब हालांकि जो बच्चे पदोन्नति के मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें परिणाम घोषित होने के 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि छात्र पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। यदि वे फिर भी असफल होते हैं तो उन्हें कक्षा 5 या 8 में ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद किसी भी बच्चे को तब तक स्कूल में नहीं निकाला जाएगा तब तक वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। अब 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। अब इसमें भारत के राज्यों में 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक शिक्षक और मेंटर्स ने भाग लिया। अब इसके साथ ही इसमें बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब के बाल वैज्ञानिकों ने ही भाग लिया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC के बारे में इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित एक मंच है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। ये बच्चे औपचारिक स्कूल से या स्कूल से बाहर के हो सकते हैं। अब बधावन बंदरगाह क्या है? बधावन बंदरगाह के बारे में जानते हैं। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। बधावन बंदरगाह के बारे में यह महाराष्ट्र में पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। इसे देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब यह देश का सबसे
देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और भारत की सबसे बड़ी गहरे पानी के बंदरगाह में से एक है। इस परियोजना का निर्माण बंधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL एक विशेष परियोजना के तहत किया जाएगा। BPPL का गठन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPT और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी के साथ किया गया है। अब इस पहल का उद्देश्य एक वैश्विक समुद्री केंद्र स्थापित करना जो बड़े कंटेनर जहाज़ों और अति बड़े मालवाहक जहाज़ों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अब जनगणना 2025 एक व्यापक नागरिक पंजीकरण के रूप में जानते हैं। आगामी 2025 की जनगणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अद्यतित करेगी, जो भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जनगणना NPR और NRIC का अवलोकन। ठीक है। अब जनगणना जनसंख्या की एक व्यापक गणना है जो आमतौर पर भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जानकारी शामिल होती है। अब यह जनसंख्या के आकार, स्थिति और व्यवसाय जैसी विशेषताओं का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। अब जनगणना आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है और यह देश की सांख्यिकी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। कोविड-19 महामारी की वजह से विलंबित आगामी जनसंख्या अब 2025 के लिए निर्धारित किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR भारत में निवासियों की नागरिकता की स्थिति को अद्यतन और सत्यापित करने का आधारभूत कदम है। अब इस अध्याय में जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना, नागरिकों को गैर नागरिकों से अलग करना शामिल है। NPR भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC के निर्माण की दिशा में पहल कदम है। भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों को परिशिष्टकृत करना और एक प्रमाणित व्यापक नागरिक रजिस्टर बनाना है। अब NRIC के अद्यतन करने की प्रक्रिया। जनगणना 2025 के दौरान मकान सूचीकरण चरण के दौरान जनसांख्यिकी डेटा का संग्रह है। बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन एकत्र करना और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को समाप्त करने के लिए क्रॉस सत्यापन करना। पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जनता से दावे और आपत्ति के लिए आमंत्रण है। अब इसके निवासियों के अपने रिकॉर्ड की चुनौती देने की सुविधा मिलती है। यह उन्हें लगता है कि उनमें कोई त्रुटि है जिसे प्रमाणित सुनिश्चित होता है। अब NRID के लाभ। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। नागरिकों को गैर नागरिकों से अलग करके NRIC व्यक्तियों की पहचान में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र नागरिक ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे। अब पहचान सत्यापन को सरल बनाना। इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी और दोहराव की स्थिति कम होगी। अब लक्षित कल्याण कार्यक्रम। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार के लाभ केवल उन लोगों तक पहुँचे जो इसके पात्र हैं, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और उसकी दक्षता में सुधार होगा। अब NRIC के कानून प्रावधान। अब कानूनी आधार नागरिक अधिनियम 1955 और उसके संशोधन
संशोधन विशेषकर धारा 14 के इससे प्राप्त होता है। अब धारा 14 की जो 2003 से संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है, NRIC के निगम और भारतीय नागरिकों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है। यह धारा NRIC के आधार पर नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने को भी अधिकृत करती है। अब नोट है, NRIC की अवधारणा 1951 की जनगणना के बाद तैयार की गई थी, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सामने आई सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश के बाद इसे नए सिरे से ध्यान दिया गया है। इस सिफारिश में राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन को बढ़ाने के लिए नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के एक मजबूत डेटाबेस को आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब देश का पहला जेन बीटा बच्चा। अब देश का पहला जेन बीटा बच्चा इन भारत में जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। उसका नाम फ्रैंकी रखा गया है। अब इसका मुख्य बिंदु जानते हैं। यह आमतौर पर पीढ़ी में बदलाव करीब 20 साल में होता है, लेकिन इस बार 11 साल के अंतराल पर ही जेन बीटा आ गई। इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है। अब 2039 तक पैदा होने वाले बच्चे इसी पीढ़ी में गिने जाएंगे। अब जनरेशन बीटा का उस पीढ़ी को कहा जा गया है जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई और जिनके लिए हर सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर है। अब इससे पहले 2013 से 2024 तक पैदा हुए बच्चों को जेनरेशन अल्फा कहा गया। इस पीढ़ी को जन्म के साथ हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिली है। वर्ष 1965 से 1979 तक पैदा बच्चों को जनरेशन एक्स कहा गया था। इस पीढ़ी के दौर में ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। फिर 1981 से 1996 तक जनरेशन वाई थी। अब इस पीढ़ी के लोगों ने तकनीक के साथ खुद को बदला और हर चीज़ से अपडेट होते रहे। वर्ष 1965 से 2012 तक पैदा बच्चे जनरेशन जेड कहलाए थे। यह पीढ़ी वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हुई है। अब समाज विज्ञानियों का मानना है कि आमतौर पर एक पीढ़ी 15 से 20 साल की अवधि की होती है। पीढ़ी का नामकरण उस दौर की सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी घटनाओं के आधार पर होता है। मसलन 1901 से 1924 के दौरान पैदा हुई पीढ़ी को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता था, क्योंकि उसने महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीवन यापन किया गया। इस पीढ़ी को पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना गया है। अब 1925 से 1945 के दौरान पैदा हुई पीढ़ी को साइलेंट जनरेशन कहा गया है, क्योंकि इस पीढ़ी के बच्चों अधिक मेहनती और आत्मनिर्भर थे। महामारी और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के कारण इस पीढ़ी के बच्चे को यह नाम मिला है। जनरेशन बीटा के बारे में जानते हैं। जनरेशन बीटा का नाम ऑस्ट्रेलिया के समाज विज्ञानी मार्क मैक्रिंडल ने गढ़ा है। अब उनके मुताबिक 2025 से 2039 तक का दौर तकनीक को लिहाज से अहम होगा। यह पीढ़ी अपनी स्मार्टनेस, तकनीक समझ और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाएगी। ये बच्चे एक ऐसी दुनिया में जन्म लेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसी तकनीक पहले से मौजूद होगी। तकनीक इनकी दिनचर्या और शिक्षा का मुख्य आधार होगा। भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट के बारे में जानते हैं। ग्लोबल द बर्डन ऑफ डिजीज
अब इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी GBD 2021 से पता चला है कि पिछले दशकों में भारत की कुल प्रजनन दर TFR में काफ़ी गिरावट आई है। मुख्य बिंदु विदित हो कि भारत की TFR 1950 के दशक के 6.18 से घटकर वर्ष 2021 में 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम। अनुमान है कि 2100 तक भारत में कुल प्रजनन दर और भी गिरकर 1.04 प्रति महिला मात्र एक बच्चा हो जाएगा। अब केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता पहले ही हासिल कर ली थी। वर्ष 2036 तक केरल की वृद्धि आबादी बच्चों को 23% से अधिक हो जाने की उम्मीद है। अब उच्च श्रम मजदूरी, जीवन की गुणवत्ता और आंतरिक प्रवास के कारण वर्ष 2030 तक प्रवासी मजदूरों की संख्या 60 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, राज्यों की आबादी का लगभग छठा भाग। प्रजनन क्षमता में कमी के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भारत में जन्म नियंत्रण परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पुराना कार्यक्रमों में से एक है, लेकिन महिला साक्षरता, कार्यबल भागीदारी और महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों का प्रजनन दर में कमी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब विवाह और प्रजनन के प्रति बदलते दृष्टिकोण, जिसमें विवाह मातृत्व में देरी या परहेज शामिल है, उनमें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य एवं प्रवास मुद्दे, पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन के बढ़ते मामले इस गिरावट में योगदान करते हैं। अब गर्भपात की उपलब्धता और सामाजिक संस्कृति को संभवतः प्रजनन दर के गिरावट में योगदान दिया है। अब अधिकाधिक युवा लोग शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं और वहीं बस रहे हैं, जिससे भारत में प्रजनन दर कम हो रही है। अब कुल प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर। कुल प्रजनन TFR यानी TFR उन बच्चों की औसत संख्या है जो महिलाओं के एक समूह के प्रजनन वर्षों 15 से 49 वर्ष की आयु के अंत तक हो सकते हैं, यदि वे अपने पूरे जीवन में वर्तमान प्रजनन दरों का पालन करें या मानते हुए कि कोई मृत्यु दर नहीं है, तो इसे प्रति महिला बच्चे के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार TFR 2.2 बच्चों प्रति महिला NFHS 4 2015 से 16 में घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है। अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि या गिरावट के स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेती है। हालांकि 2.1 से कम कुल प्रजनन दर TFR नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जा सकती है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक जनसंख्या की चुनौतियां पैदा हो सकती है, जिससे वृद्धि होती है, जनसंख्या भी शामिल है। निम्न प्रजनन दर में परिणाम वृद्धि होती जनसंख्या, निम्न जन्म दर और दीर्घ जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में वर्तमान में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% है। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 347 मिलियन या जनसंख्या का 20.8% हो जाने की उम्मीद है। अब आर्थिक प्रभाव, युवा कार्यबल में कमी और वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है तथा सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का दाब बढ़ रहा है। श्रम बाजार पर प्रभाव, प्रजनन क्षमता में गिरावट से कार्यबल में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता है। अब विदित हो कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार के सहयोग किए, जिससे सकारात्मक पहलू निम्नलिखित है। जैसे जन्म के समय लिंगानुपात 818 से बढ़कर 933 हुआ है। STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ स्ट्रीम में होने वाले लगभग आधे एडमिशन लड़कियों के हैं। अब NDA और सैनिक स्कूल में लड़कियों की एडमिशन। आर्म्ड फोर्स में महिलाओं की स्थायी कमीशनिंग। 48% से ज़्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। अब मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़कर 26 हफ्ते। 3.7 करोड़ महिलाओं को PM मातृत्व बंधन योजना से 16,500 करोड़ मिले हैं। 74% PM आवास की मालकिन महिला बनी है। 15 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा है। करीब 12 करोड़ शौचालय बने हैं। ट्रिपल तलाक पर कानून प्रतिबंध है। अब अकेले हज पर जा सकती है मुस्लिम महिलाएं। ठीक है, अब है भारतीय जनगणना। भारत में जनगणना और उसके संबंधित मुद्दे। नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिकॉर्ड प्रकाशित की जाएगी। विदित हो कि भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। इसका अगला चरण वर्ष 2021 में शुरू होना था, किंतु कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिला साक्षर दर 74.04% और 2001 से 2011 तक जनसंख्या 17.64% थी। अब कुल 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी लगभग 20 करोड़ वाला राज्य था, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, जिसकी जनसंख्या 64,429 थी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। जो गोवा सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर था। अब टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणियाँ देख लेते हैं। वन नेशन वन पोर्ट के बारे में। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार में मजबूती लाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट ONOP प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाना, लॉजिस्टिक को सुव्यवस्थित करना और व्यापार में पारदर्शी सुनिश्चित करना। इसके तहत निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो भारतीय शिपयार्ड और जहाज निर्माण उद्योग के विकास में फोकस करेगा। झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला का पूर्ण प्रतिबंध। फरवरी 2025 में झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटीन तंबाकू युक्त पान मसाले को उत्पादन, वितरण, बिक्री पर भंडारण और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर प्रतिबंध की अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। अब JKIM और AAC JKIM और AAC मार्च 2025 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिम यानी JKIM और अवामी एक्शन कमेटी AAC को संयुक्त उद्यम यानी रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(a) के तहत 5 साल के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। देश की शांति, कानून और संप्रभुता के विरुद्ध संघर्ष में स्थिरता पाए जाने के कारण इसे प्रतिबंध किया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट हक क्या है। प्रोजेक्ट हक के तहत प्रोजेक्ट HKK यानी मार्च 2025 में HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना IAF के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरू किया है। अब HDFC बैंक की यह पहल भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। अब कर्नाटक में सरकारी ठेकेदारों में मुसलमानों का आरक्षण। ठीक है, 17 मार्च 2025 को कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके बाद कर्नाटक कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। विदित हो कि अल्पसंख्यक नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए किए गए आरक्षण की तर्ज पर मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध पर विचार करते हुए कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अब कर्नाटक सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए भाजपा ने इसे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF परीक्षा अब 2022 भाषाओं में यानी कि 7 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि युवा अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की भर्ती परीक्षा अपनी मातृभाषा में दे सकेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने यह फैसला लिया गया है कि तमिल साहित्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। अब अमित शाह ने यह ऐलान CISF केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया, जो अरकोनम रानीपेट में आयोजित हुआ। इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और CISF की पत्रिका सेंटिनल भी जारी की। ठीक है, अब मोटापे के खिलाफ अभियान। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में भारतीयों में बढ़ते मोटापे पर चिंता जाहिर की है और लोगों से अपने खान पान में तेल का प्रयोग कम करने की सलाह दी है। अब अपने इस अभियान को गति देने के लिए उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से 10 प्रमुख हस्तियों का नामित भी किया है। इन पर उमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मनु भाकर, R माधवन, नंदन नीलेकनी, श्रेया घोषाल, निरहुआ जैसी तमाम विधाओं को लोग शामिल किए गए हैं, जो न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए जागरूक करें बल्कि अन्य 10 हस्तियों का चयन करके मोटापे के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब लखपति दीदी। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है और जिनकी औसत मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है।
विदित की लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। यह योजना देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। योजना में महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें अपने बिजनेस शुरू करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे और मध्य व्यवसाय शुरू करने में मदद करना, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब उत्तर प्रदेश दिवस 2025। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। विदित हो कि मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की है। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। उत्तर प्रदेश दिवस 2025 को आयोजन की थीम विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD मनाया गया है, जिसकी थीम है वोटिंग जैसे कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। विदित हो कि 25 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले ECI की स्थापना की स्मृति में 2011 से यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बिलियनियर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री RIL ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाने की योजना तैयार की है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में देश की क्षमता बढ़ेगी। अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। जनवरी 2025 में बुलंदशहर की कृष्णा यादव और कर्नल सुभाष देसवाल समेत 6 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी सूची निम्नलिखित है। पहला है कृष्ण यादव बुलंदशहर, दूसरा है कर्नल सुभाष देसवाल बुलंदशहर, तीसरा है कृष्णकांत शुक्ला वाराणसी, चौथा है हिमांशु गुप्ता मथुरा, पांचवा है मनीष वर्मा कानपुर। जयसिंह बहराइच। यानी संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद हुआ है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है, जिससे अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा और 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना के 75 वर्ष। ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इसे दिन की राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक स्थानीय संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है। अब राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता हो। डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी। 26 जनवरी 2025 को असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया है। विदित हो कि वर्ष 2027 तक डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगा। डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण विकसित शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना और संपर्क को सुधारना है। अब वर्ष 2027 से हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किए जाएंगे।
अब फोर्ट विलियम अब विजयदुर्ग। जनवरी 2025 में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर विजयदुर्ग कर दिया गया है और इसके एक गेट सेंट जॉर्ज का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। विदित हो कि अंग्रेजों ने कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का निर्माण किया था और इसका नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच वायुसेना स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में एयर इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और विमान प्रदर्शनी है। अब इस वर्ष 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो 14वां संस्करण भी वह 2023 में इसी स्थान पर आयोजित किया गया है। 15वें एरो इंडिया का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। विदित हो कि एरो इंडिया को 14वें संस्करण का विषय भी 15वें संस्करण के समान ही था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब यह 31 मार्च 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इसके 3 वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपए का होगा। अब वाटरशेड यात्रा जनवरी 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है। अब यह अभियान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। यह यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6673 ग्राम पंचायतों 13,587 गाँवों को कवर करेगी। वाटरशेड पंचायतों के तहत विशेषज्ञों द्वारा टिकाऊ मृदा एवं जल प्रबंधन प्रथाओं पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे अगला वीडियो जो होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है edusar8757। चैनल का नाम है edusar8757। ठीक है, आप इस पे जाकर इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।